बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। वहाँ इसकी कहानी पर तवज्जो देने के बजाय इसके साथ तहकीर अमेज सलूक किया गया, लेकिन इसने सब कुछ फरामोश करके कस्में खा खा कर इन्हें यकीन दिलाया तो इसे वहीं रोककर एक सिपाही को तफ्तीश के लिए साइकिल पर मिठा खान की हवेली की तरफ रवाना कर दिया गया। मिठा खान ने सिपाही की खासी खातर मदारत की और इसे अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाकर वापस लौटा दिया, और चौकी के इंचार्ज ने इसे बेहिसाब गालियां सुनाते हुए चौकी से दुत्कार दिया। मरने वाली का शौहर मिठा खान के खिलाफ नफरत और इंतकाम की आग में सुलग रहा था, लेकिन ये जानता था कि अब इसे अपने गांव में कहीं अमान न मिल सकेगी। मिठा खान को सिपाही के जरिए मुखबरी करने वाले के नाम का इल्म हो गया होगा। इसके खूंखार जानसार चप्पे चप्पे पर इसे तलाश करते फिर रहे होंगे। इसने गाँव का रुख किया तो मिठा खान की हवेली की ऊंची दीवारों के पीछे सिसका कर मार दिया जाएगा और किसी को कानो कान इसके अंजाम का इल्म भी ना हो सकेगा। वो रात इसने खेतों में छुपकर आंखों ही आंखों में गुजारी। फिर सुबह को उजाला फैलते ही छुपता छुपाता बस स्टैंड तक पहुंचा और फिर जिला के उस मुकाम तक जा पहुंचा। वहां खासी दुश्वारियों के बाद वो फौजी हुकाम तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो सका। इन्होंने संजीदगी के साथ इसका बयान सुना। फिर पुलिस चौकी वालों के गैर जिम्मेदाराना रवैये का जिक्र सुनते ही फौरी कार्रवाई पर तैयार हो गए। इसकी रहनुमाई में फौजी जीप गांव की तरफ रवाना हुई तो इससे सवालात का सिलसिला शुरू हो गया। इसने अफसरों को यकीन दिलाया कि सब कुछ इसने अपनी आंखों से देखा था और वो खुद इस तिजोरी तक इनकी रहनुमाई करेगा। अगर इसका इल्जाम बेबुनियाद साबित हो तो इसे बेदरेक गोली मार दी जाए। लेकिन पुलिस चौकी के इंचार्ज की हमाकत खेल बिगाड़ चुकी थी। मिठा खान को इल्म हो चुका था कि घर की बात बाहर निकल चुकी है। मुखबरी करने वाले को तलाश की महम नाकाम रही थी, लिहाजा जो ही इसे गांव की हदूद में मुखबर समेत एक फौजी गाड़ी के दाखिले की खबर मिली तो इसने समझ लिया कि इसकी बाजी उलट चुकी है। अपनी दानिश में वो इलाके का सबसे इज्जतदार था और इसके नजदीक गिरफ्तारी मौत से बड़ी रसवाई थी, जिसका सामना करना इसे किसी भी कीमत पर गवारा नहीं था। फौजी दस्ता हवेली में दाखिल हुआ तो वहाँ सफे मातम बिछी हुई थी। मिठा खान ने अपनी पेशानी पर राइफल से फायर करके खुदकशी कर ली थी। इसकी खोपड़ी और चेहरे के चीथड़े उड़ गए थे। जाती ख्वाबगाह में इसकी भयानक लाश के करीब आहनी तिजोरी खुली हुई थी और फर्श पर वो आहनी संदूक तारों की बदबू के साथ सुलग रहा था, जिस पर इसे किसी से राजो न्याज में मसरूफ देखा गया था। माहिरीन के मुताबिक वो MT300 साख्त का ताकतवर ट्रांसमीटर था जो 300 मील के हिताए अमल में बखूबी काम कर सकता था। पूरी खबर में कहीं भी मंशियात की नाजायज तजारत का कोई हवाला नहीं था। मिठा खान की हवेली की तफसीली तलाशी ली जा रही थी और हर मुस्तनद जरिए ने पड़ोसी मुल्क के लिए जासूसी के इम्कानात जाहिर किए थे। प्राइज से गफलत बरतने के इल्जाम में मुतलका पुलिस चौकी का अमला मुअत्तल कर दिया गया था और पूरे मामले की तफ्तीश फौजी हुकाम कर रहे थे। मुझे पूरा यकीन था कि वो अपनी भरपूर सलाहियतें इस्तेमाल करके भी मिठा खान के असल खदोखाल दरियाफ्त करने में कामयाब ना हो सकेंगे, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ तंजीम का बुनियादी असूल था जिसके तहत इसके जिम्मेदार किसी किस्म का कोई तहरीरी सबूत अपनी तहवील में नहीं रखते थे। तलाशी लेने वालों को कहीं से कोई सुराग न मिलता तो तफ्तीश का सारा जोर एक पहलू पर मरकूज रहता कि मिठा खान किसी पड़ोसी मुल्क का जासूस था। इस शुबे को MT300 के जले हुए ढांचे से तकवीयत मिलती, क्योंकि इसका दायरा कार 300 मील पर मुहित था और ये फासला सरहद पार के कई अहम शहरों तक जा पहुंचता था। मेरे लिए ये बात हर शको शुबे से बाला हो चुकी थी कि मिठा खान ही B1 था। गालबन इसने ऑपरेटर्स के बारे में पूछगिछ के लिए चौकी से आने वाले सिपाही के वापस लौटते ही एहतियात के तौर पर मेरे लिए पैगाम रिकॉर्ड
रिकॉर्ड कराया था, इस वक्त इसे शुबा भी नहीं हो सका होगा कि आनन फानन में वो मामला इस कदर संगीन हो जाएगा, इसे खुदकशी पर मजबूर होना पड़ेगा। मेरे लिए अपनी निगाहों पर यकीन करना दुश्वार हो रहा था। B1 जो 48 घंटे कबल मेरे लिए एक पुरस्कार नाम था, इस कदर बेचारगी के आलम में अपने अंजाम को पहुंचा था कि ज़हन लामहला इंसानी तदब्बर से मावरा कुदरत की कार फरमाइयों की तरफ मबजूल हो जाता था। मेरे सामने तो B1 का नाम इस वक्त आया था जब मैंने सिकंदर अली को तंजीम का मुतल्लिक़ अनान सरबराह समझते हुए इसके मकान में घुसकर इसकी डायरी का जायजा लिया था, और मेरी इस हरकत के साथ ही मेरे लिए बरकतों का नज़ूल शुरू हो गया था। रक्शी जो दरअसल B1 की मुखबर थी, जाल बुनकर सिकंदर अली से मुतारफ हुई थी और इसकी तबाही का सबब बन गई। पहले इसने सिकंदर अली को यूं उलझाया कि इसके बच निकलने की कोई सूरत न रही, फिर ऊपर वालों के हुक्म पर सिकंदर अली को वो फितना अपने सर पर मुसल्लत करना पड़ा। इस औरत ने सिकंदर अली के मकान में एक चोर के घुसने की कहानी पहली फुर्सत में आगे बढ़ा दी और इसे गफलत का मुजरम करार देकर माजूल कर दिया गया। इसी के साथ इसके इख्तियारात मुझे और C1 को मुश्तरका तौर पर मिल गए। बरसों में पहली बार तंजीम का कोई अहम कारिंदा मेरे सामने आया था, लेकिन C1 से वाकफियत मेरे लिए काफी साबित न हुई। मेरे नजदीक सिकंदर अली मेरे रास्ते की एक मुस्तकिल रुकावट था, लिहाजा मैंने इसे इसी के फार्म के वीराने में मौत के घाट उतार दिया। इसके कत्ल की खबर ने B1 को बौखला दिया। किसी गुमनाम दुश्मन से मुहाज आराई के अंदेशे के तहत इसने बराह रास्त मुझसे MT300 पर बात की और मुझे B4 के मुकम्मल इख्तियारात सौंप दिए, लेकिन मुझसे बराह रास्त राब्ता इसे रास न आ सका। दोबारा गुफ्तगू की नौबत आने से पहले ही इसने खुदकशी कर ली। तंजीम के इन दोनों बड़ों की तबाही की पुश्त पर सनफे नाजक कार फरमा थी। सिकंदर अली की बर्बादी की इब्तदा रक्शी की मुखबरी से हुई थी और B1 इस औरत के शौहर के इंतकाम का निशाना बना था, जिसे इसने कुएं में कूद जाने पर मजबूर कर दिया था। जिस तरह इस हयादार औरत ने अपने हाथों अपनी जिंदगी का खात्मा किया था, इसी तरह दरिंदा से मिठा खान को अपने हाथों से अपनी खोपड़ी के चीथड़े उड़ाने पड़े थे। हालात मेरी तवक्को के बरअक्स बहुत तेजी से बदल रहे थे और मुझे यूं महसूस हो रहा था कि मैं बहुत जल्द इस तंजीम का शराजा बखेरने में कामयाब हो जाऊंगा। मेरे लिए खुशी की बात यह थी कि MT300 पर होने वाली कोई गुफ्तगू किसी गैर मुतल्लका आदमी ने नहीं सुनी थी। B1 ने अपनी गफलत और बेएहतियाती पर पर्दा डालने के लिए गुफ्तगू सुने जाने का उज़र तराशा था, ताकि अपने बेरहम हरकारों के हाथों मुखबर की गिरफ्तारी तक MT300 का इस्तेमाल तर्क करने का जवाज पैदा कर सके। इस तरह ये खतरा टल गया था कि किसी गुमनाम अरीफ के ओछे वार के नतीजे में तंजीम का हर वो सुराग गुम हो जाए जो मेरे इल्म में आ चुका था। एशले हाउस और एडिक्शन क्योर सोसाइटी से A2 तक हर राज महफूज और मेरी जात तक महदूद था। मैं वो खबर घर से पढ़कर चला था। वहीं मैंने बेयकीनी के आलम में इस वाकया के नतायज पर गौर किया था। फिर दफ्तर पहुंचने तक इस मामले में मेरा जहन बिल्कुल साफ हो चुका था। दफ्तरी मामूलात मैंने हस्बे मामूल पूरी सरगर्मी से सर अंजाम दिए। अमले के सीनियर अरकान के मुख्तसर से इजलास में आइंदा चंद गाहकों के ऑर्डर्स और प्रोडक्शन शेड्यूल के बारे में हिकमत अमली तय की। इसके बाद तन्हाई मैसर आते ही गजाला के घर का नंबर मिलाने लगा। दूसरी तरफ से गजाला की मां ने रिसीवर उठाया। मैंने सलाम करके अपना नाम बताया तो इसने एक ही सांस में बेहतरी दुआएं दे डाली, फिर मुझे लाइन होल्ड कराकर गायब हो गई। चंद सानियों बाद मेरे कानों में गजाला की मुतरन्नम आवाज रस गोल रही थी। आज कॉलेज नहीं गई तुम? मैंने मुस्कुराते हुए सवाल किया। दिल नहीं चाह रहा था, वो धीमे मगर शोख लहजे में बोली। कॉलेज चली जाती तो इस वक्त आपका फोन कौन सुनता? कामरान का क्या हाल है? मैंने सवाल किया। इसकी इतनी फिक्र न करें आप। कामरान के जिक्र पर इसकी आवाज एकदम बुझ सी गई। वो तो दिन भर दसियों दफा मूड बदलता है। रफ्ता रफ्ता हम इसके दौरों के आदी से हो गए हैं। मुझे अफसोस होने लगा कि मैंने क्यों वो नाजुक मौजू छेड़कर इसके दिल गेर किया। लहजा भर के सुकूत के बाद मैंने पूछा, थोड़ी देर के लिए बाहर चलोगी मेरे साथ? मैं तो खुद आपसे बात करने के लिए बेचैन हूँ। पता नहीं आपने अम्मी और डैडी को क्या गोल कर
कर पिलाया है कि दोनों ही कल शाम से आपके गुण गा रहे हैं। वो हल्की सी मासूमाना हंसी के साथ बोली, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। मैंने ये कहकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैं दफ्तर से रवाना हुआ तो चंद ही मिनट बाद मैंने अपने पीछे इस स्याह कार की मौजूदगी महसूस कर ली, जो पहले मोड़ से अचानक नमूदार हुई थी और महफूज फासले से मेरे पीछे चली आ रही थी। मैंने बड़ी सड़क पर आते ही अपनी कार की रफ्तार बढ़ा दी और इसी लम्हे स्याह कार भी हवा के घोड़े पर उड़ने लगी। चंद मिनट की कोशिश के बाद मुझे अंदाजा हो गया कि वो कार मेरा ताक़ब कर रही थी और शायद इसमें बैठा हुआ शख्स भी समझ चुका था कि मैंने इसे भांप लिया है। इससे बेशतर मैं C1 के आदमियों को सब्ज कार में अपना पीछा करते हुए देख चुका था। इस वक्त शायद कोई नया आदमी मेरे ताक़ब में लगाया गया था। शहर के मामलात तंजीम के बड़ों के लिए जितने भी मखदूश रहे हों, मुझे अपनी जात के बारे में फौरी तौर पर किसी खतरे का एहसास नहीं था। मेरा ख्याल था कि स्याह कार वाला C1 ही का आदमी होगा जो मामूल के मुताबिक मेरी देखभाल पर मामूर किया गया था, लेकिन इसमें C1 के बारे में बुग़्ज़ का शिकार हो चला था। एक एतबार से वो शहर में मेरे इख्तियारात के लिए एक खुला चैलेंज था। A2 से गुफ्तगू से कबल मैं B1 के आखिरी अहकाम इसे बता चुका था, जिनके मुताबिक अगली हदायत मिलने तक तमाम सरगर्मियां मौकूफ रहनी थी, जिनमें ताक़ब वगैरह के मामूलात भी शामिल थे। लेकिन मेरे पीछे लगी हुई स्याह कार से ये जाहिर हो रहा था कि C1 ने वो हुक्म नजरअंदाज कर दिया था। तंजीम के बड़े लोगों के मुताबिक इन दिनों हालात यक बयक मखदूश हो गए थे। मैंने सोचा कि क्यों ना इस मफरूजे का सहारा लेकर स्याह कार वाले की मरम्मत कर दी जाए। असूली तौर पर किसी को भी मेरी इस कार्रवाई पर एतराज नहीं होना चाहिए था। आखिरी अहकाम के मुताबिक हीरोइन की पहली खेप की तकसीम के बाद सारी कार्रवाइयां मुअत्तल थीं। इस तरह मेरे लिए खुला इम्कान था कि ताक़ब करने वाला कहीं दुश्मन का आदमी न हो। इस मफरूजे की आड़ लेकर मैं बआसानी इसकी दुर्गत बना सकता था। इस तरह कम अज कम C1 को सबक जरूर मिल जाता कि मेरे बारे में मोहतात रवि पर मजबूर हो जाता। फिर मैं ये भी चाहता था कि इस मरहले पर गजाला की जात या इसका मकान इनकी निगाह में न आने पाए, क्योंकि C1 तंजीम के हिफाजती और इंतजामी अमूर का मुख्तार निगरान था। लिहाजा गजाला से मेरे मुरासम की भनक मिलते ही मैं मुश्किल में पड़ जाता कि कहीं गजाला की रफाकत तंजीम के लिए खतरात का सबब न बन जाए। अगर इसकी रिपोर्ट पर ऊपर से मुझे कोई मनफी हुक्म अपनी ताज़ा हिकमत अमली के तहत मुझे इसकी तामील करना पड़ती, ऐसे इनसे बेहतर यही था कि C1 या इसके हवारियों को गजाला से न मिलने पाए। गजाला के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में एक मुबहम लेकिन अहम नुक्ता और सिकंदर अली को इसकी ज़राई ज़मीन पर घेरने के सिलसिले में मैंने एहतियात से मनसूबाबंदी की थी। किराए की कार पर फर्जी नंबर प्लेट इस्तेमाल करने के साथ ही ना तजर्बाकारी के बावजूद मसनूई मेकअप इस्तेमाल करके हुलिया तक बदलने की कोशिश कर डाली थी, जो इस वक्त कामयाब रही कि अभी तक मेरी जात हर खतरे से महफूज रही। अपनी मनसूबाबंदी में मैं ये भूल बैठा था कि मेरा दोहरी फ्रीक्वेंसी वाला ट्रांसमीटर राजा फार्म्स में शहर की कोई कॉल वसूल नहीं कर सकता था। मेरी छोटी सी बदकिस्मती ही थी कि जब मैं राजा फार्म्स के कॉटेज में सिकंदर अली का किस्सा तमाम कर रहा था तो C1 को मुझसे राबता की जरूरत महसूस हुई और जवाब न मिलने पर वो इस बारे में फिक्रमंदी का शिकार हो गया और बाद में मैंने इसके इस्तफसार को निजी मामलात में मुदाखलत करार देकर टालना चाहा तो वो अड़ गया और मुझे ये बहाना करना पड़ा कि अपनी एक दोस्त के साथ फुर्सत के लम्हात गुजारने की नीयत से मैं ऑपरेटस घर ही छोड़ गया था ताकि इस दोस्त पर ऑपरेटस का राज फाश न हो। बज़ाहिर C1 ने मेरी वो वजाहत कबूल कर ली थी, लेकिन मुझे अंदेशा था कि सिकंदर अली के कत्ल की शाम मेरी अदम दस्तयाबी को वो आसानी के साथ फरामोश न कर सकेगा। गजाला का नाम सामने आते ही वो इसके पीछे लग सकता था ताकि इस शाम के बारे में इससे मेरे बयान की तस्दीक या तरदीद करा सके। गो मैंने इसे ये नहीं बताया था कि
मैंने अपना वक्त किसके साथ गुजारा था, लेकिन गजाला से मेरी दिलचस्पी इसे एक ही मंतकी नतीजे पर पहुंचने में मदद देती जो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं था। मैं मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए अपनी कार शहीद मिलत रोड पर ले गया। इस कुशादा सड़क पर ताक़ब करने वाले को फासले में खासा इजाफा करना पड़ा। मेरी निगाहें सड़क के साथ ही अकब नमा आईने में इस कार का भी जायजा ले रही थी। चढ़ाई खत्म होने के बाद ढलान में उतरते हुए जो ही आईने में इस कार का अक्स गायब हुआ, मैंने अपनी कार सड़क के बाएं सिरे पर रोक दी। स्याह कार बहुत बर्क रफ्तारी के साथ सड़क के बुलंद तरीन हिस्से पर नमूदार हुई थी। शायद इसे खौफ था कि कहीं मैं इसकी निगाहों से रुपोश होते ही किसी गली में न घूम जाऊं। मैंने सोच समझकर अपनी कार रोकी थी, लेकिन वो अंधाधुंध चला आ रहा था। ढलान से उतरते हुए इसकी कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो गाड़ी उलटने का खतरा मोल लेकर भी ब्रेक लगाता तो इसके लिए मुझसे पहले रुकना नामुमकिनात में से था। इसकी कार आगे निकलते ही मैं इसके पीछे हो लिया। जरा सी हालत दिमागी से सूरत हाल यकबयक तब्दील हो चुकी थी। कुछ दूर निकलने के बाद इसने बतदरीज रफ्तार कम करते हुए मुझे आगे निकलने का मौका फराहम करना चाहा, लेकिन मैंने इसकी कार से चंद गज पीछे इसी की रफ्तार इख्तियार करके इसे जता दिया कि मैं इसके दाम में फंसने के लिए हरगिज तैयार नहीं था। शहीद मिल्लत रोड के आखिरी चौराहे से इसने अपनी कार वापस घुमा ली। मैं बदस्तूर इसके पीछे लगा रहा। हिल पार्क के करीब से गुजर कर वो बाएं तरफ मुड़ा, फिर इसे वीरान गलियों का रुख करते देखकर मेरे तनफ्फुस की रफ्तार तेज होती चली गई। आखिर एक जगह सड़क वीरान देखकर मैंने अपनी कार की रफ्तार तेज कर ली। हार्न के जवाब में इसने दाहिनी तरफ रास्ता छोड़ा तो मैंने अपनी कार इसके बराबर में लेकर तेजी के साथ बाएं तरफ दबाना शुरू की और रफ्तार कम करते हुए इसे घेर कर रुक जाने पर मजबूर कर दिया। वो इंजन बंद करके खतरनाक तेवरों के साथ नीचे उतरा। जिस्मानी एतबार से वो मुझसे कहीं बरतर था, लेकिन ये गनीमत था कि इसके दोनों हाथ खाली थे। मैंने इंजन बंद किए बगैर न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक खींचा और दरवाजा खोलते ही इस पर टूट पड़ा। मेरा हमला इसके लिए बिल्कुल गैर मुतवक्को था। शायद वो तलक कलामी से आगाज की तवक्को कर रहा था, इसलिए जिस्मानी बचाव के लिए तैयार नहीं था। मेरे बदन की वहशियाना झोंक में वो सड़क पर चारों शाने चित जा गिरा। मैं इसे संभलने का मौका दिए बगैर इसके सीने पर सवार हो गया। इसने मेरे गिरेबान पर हाथ डालकर बुश शर्ट की दजियां उड़ा दी और मैंने तैश के आलम में दोनों मुट्ठियों में इसके बाल जकड़कर इसका सर पूरी कुव्वत से कई बार सड़क पर दे मारा। गिरेबान छोड़कर इसने बौखलाए हुए अंदाज में अपने मुक्कों से मेरे जबड़े से हिलाने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त तक सर के अकबी हिस्से की चोट इसकी बसारत पर असर अंदाज हो चुकी थी। लिहाजा सिर्फ 2 और 6 बार मेरे चेहरे को किसी हद तक निशाना बना सके और मैंने बरसों के बाद अपने पुराने हरबे को आजमाते हुए इसकी पेशानी पर भरपूर टक्कर सीध कर दी। इसके अलग से बेइख्तियार एक चीख आजाद हो गई। इसी के साथ मेरे बोझ तिले इसका जिस्म यकबार की फजा में उछला और वो मुझे गिरा देने में कामयाब हो गया। मेरी टक्कर के नतीजे में इसकी पेशानी फट गई थी, जिससे गाढ़े खून की लकीरें चेहरे पर बह निकली थी। इसने उठने की कोशिशें की तो खून की धारें इसकी आंखों में उतरने लगी। इसने बेबसी और अंजिल्लाहट के आलम में गालियां देते हुए बाएं आस्तीन से खून साफ करने की कोशिश की और मैंने पूरी कुव्वत से इसका दाहिना जबड़ा सहला दिया। इसके हलक से गजबनाक गुराहट उभरी, लेकिन वो कदरे लड़खड़ाहट के बाद फौरन ही सीधा हो गया। इसे अंदाजा हो गया था कि इसने मुदाफत में जरा भी कमजोरी दिखाई तो उधेड़ कर रख दिया जाएगा। इस बार मैंने सर झुकाकर पूरी कुव्वत से इसके पेट में टक्कर सीध की। इसने गिरते गिरते मेरे गर्दन दबोचने की नाकाम कोशिश में शायद मेरी गर्दन की जिल्द में अपने नाखूनों से खराशें डाल दी, क्योंकि मुझे अचानक इस हिस्से में मिर्चें भर जाने का एहसास हुआ था। उठते उठते मैंने इसकी पसलियों में आखिरी ठोकर मारी और इसे गालियों के दरमियान कराहता हुआ छोड़कर तेजी से इसकी कार की तरफ लपका। मेरी तवक्को के मुताबिक चाबी इग्निशन में मौजूद थी। मैं चाबी लेकर अपनी कार में बैठा तो वो क्रीबल मर्ग सांड की तरह चारों हाथ पैरों के सहारे सड़क से उठने की कोशिश कर
कर रहा था। इस वक्त मैं खासी खतरनाक सूरत हाल से दो चार था। मेरे हरीफ की हालत इतनी खराब थी कि कोई मतवज्जो हो जाता तो मेरी गुलू खुलासी दुश्वार हो जाती। लिहाजा मैं फौरन ही वहां से रवाना हो गया। मुझे पूरा यकीन था कि गाड़ी की चाबी से महरूमी के बाद वो फौरी तौर पर किसी से रुजू न कर सकेगा। मैं फटी हुई वो शर्ट पर खून के धब्बों और गले पर लंबी लंबी रिश्ती हुई खराशों के साथ घर पहुंचा तो मुलाजमों में तशवीश और अफरा तफरी फैल गई। लेकिन जब मैंने मुस्कुराते हुए इन्हें एक लफंगे ड्राइवर से हल्के फुल्के तसादम की मफरूजा कहानी सुनाई तो इन्होंने मुझे तनहा छोड़ दिया। मैंने फौरी तौर पर आईने में अपना सरापा का जायजा लिया तो अपनी हैयत पर मुस्कुराए बगैर न रह सका। मेरे बाएं अबरू के करीब वर्म आया हुआ था और गले की खराशें सीने तक उतरी हुई थी। गनीमत ये था कि हुलिया बिगड़ने के बाद मुझे घर पहुंचने के लिए बहुत कम फासला तय करना पड़ा था जो वीरान गलियों पर मुश्तमिल था, वरना मैं शहर की किसी मसरूफ शाहरा पर तमाशा बनकर रह जाता। मुझे खुशी थी कि मैं C1 के कारिंदे की खातर ख्वाह ठकाई करने में कामयाब रहा था। अब मुझे इंतजार था कि इसके अंजाम से वाकिफ होने के बाद C1 अपने रद्दे अमल का इजहार किस तरह करता है। गुस्ल के बाद मैंने गले की खराशों को साफ करके इन पर टेंचर लगाई तो तकलीफ की शिद्दत से आंखों में आंसू आ गए। लिबास बदल कर मैंने टाई लगाई तो खराशें जरूर छुप गईं, लेकिन मेरे लिए बंद कॉलर में गर्दन हिलाना दुश्वार हो गया। इसके बावजूद बाएं आंख के ऊपर उभरे हुए नीले निशान से साफ जाहिर हो रहा था कि मेरे साथ कुछ न कुछ हुआ है। मैंने दिल में सोचा कि जब एक निशान चुगली खा रहा है तो टाई लगाकर खुद को अजाब में क्यों मुब्तला करूं। बस यही फर्क पड़ता है कि गजाला जरा ज्यादा परेशान हो जाती और मैं तो इस बात के लिए मुद्दत से तरसा हुआ था कि कोई कभी मेरे लिए भी परेशान हो। मैंने टाई उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर डाल दी और दोबारा घर से रवाना हो गया, क्योंकि अच्छी तरह अंदाजा था कि गजाला फोन पर बात होने के बाद मेरे इंतजार में एक एक मिनट गिन कर गुजार रही होगी। इसने मेरी गाड़ी का हारन सुनते ही फौरन फाटक खोल दिया था। शायद वो फाटक से मुलहका लान पर मेरी आमद की मुंतजर थी। मैं मुस्कुराते हुए गाड़ी अंदर मुख्तसर से पोर्च में लेता चला गया, क्योंकि अब मैं इस घराने का एक रुकन बन चुका था। इधर ही आ जाइए। कार से उतरते मेरे कानों में गजाला की आवाज आई। मैं पलटा तो लान पर पहले से मेज और 2 कुर्सियां पड़ी हुई थी और वो फाटक बंद करके इसी तरफ बढ़ गई थी। अम्मी और डैडी को तो सलाम कर लूं, मैंने निस्बतन नीची आवाज में कहा। अम्मी नहा रही हैं, डैडी बाहर गए हुए हैं। इसने मेरी हथेली पर शहादत की उंगली मारते हुए दोनों की मसरूफियात गिनवा दी। अब किधर जाएंगे आप? मजबूरी है, मैंने हंसते हुए कहा। तुम्हारी ही दावत कबूल करना पड़ेगी। ये कहते हुए मैं इसकी तरफ बढ़ा तो मेरी चेहरे पर आंख से ऊपर नील देखकर वो बेताबाना अंदाज में मेरी तरफ लपकी। ये क्या हुआ? आपको किस से लड़कर आ रहे हैं? इसने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। फिर करीब आते इसकी निगाहें मेरी गर्दन पर लगी खराशों में उलझ गईं। आप तो बहुत जख्मी हैं, क्या हुआ? किस से लड़ाई हुई? इसकी उंगलियों का हरारत आफरीन लम्स अपनी पेशानी पर महसूस करके मैंने आंखें मूंद ली और हौले से बोला, इस तरह मसीहाई करोगी तो रोज किसी न किसी से सर फटवा करके आया करूंगा। मजाक में न टालें, सच सच बताएं क्या हुआ है आपको? यकलख्त संजीदा हो गई। अपना ताक़ब करने वाले को ललकार बैठा था। मैंने आंखें खोलकर एक कुर्सी की तरफ बढ़ते हुए कहा, इसे लहूलुहान करने में थोड़ी बहुत चोटें आ गई, लेकिन मैंने टैंचर लगा ली है। तुम फिक्र न करो, तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। लेकिन वो बदबख्त था कौन और किस लिए आपके पीछे लगा था? वो सरापा तजस्सुस बनी हुई थी। मैं आराम से कुर्सी पर बैठते हुए हंस पड़ा। तुम्हें क्या बताऊं, फिलहाल इन्हें तो कुछ भी याद न रहा होगा कि मैं किन लोगों के चुंगल में फंसा हुआ हूँ और किस तरह इनके इशारों पर नाचने पर मजबूर हूँ। मुझे सब याद है। इसने मेरे मुकाबल बैठते हुए फखरिया अंदाज में कहा, सिकंदर अली ने आपको इस जाल में फांसा था। वो पोर की हैसियत से आपसे काम लेता था। आप इसके घर में घुसे तो इसकी डायरी से A2, B1, B2 और C1 के फोन नंबर मिले। सिकंदर को गफलत के इल्जाम में माजूल कर दिया गया। इसके इख्तियारात आपको और C1 को बांट दिए गए। इसी दौरान मैं
किसी ने सिकंदर अली को इसके बागात में हलाक कर दिया। यही बताया था ना आपने। हालात तेजी से बदल रहे हैं। मैं संजीदगी के साथ बोला, अब मैं खुद B4 हूँ। कल तक B1 को जवाब दे था, लेकिन इसने खुदकशी कर ली। हाँ, हैरत से इसकी गजाली आंखें पेशानी पर जा चढ़ी। सिकंदर अली को किसी ने मार दिया और B1 ने खुदकशी कर ली तो क्या? वो मेरे जख्मों की तरफ इशारा करके रह गई, लेकिन मैं इसका मुद्दा समझ गया। वो मेरे जख्मों की बिना पर शुबा में पड़ गई थी कि B1 कहीं मेरा ही निशाना न बना हो। शायद तुमने आज का अखबार नहीं देखा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आज की सबसे बड़ी खबर वही है। तो क्या मिठा खान ही B1 था? इसने हैरत और बेयकीनी के अंदाज में सवाल किया। हालात यही बताते हैं, मैंने कहा। MT300 की बरामदगी के बाद इस बारे में कोई शुबा ही नहीं रहा, क्योंकि इससे राब्ते के लिए इसी किस्म का एक अपरेटस मेरे पास भी मौजूद है। लेकिन अखबार में तो हीरोइन की तिजारत का जरा बराबर भी तज़किरा नहीं। वो तो खुला हुआ गद्दारी और जासूसी का मामला मालूम होता है। वो कुदरत के इंतकाम का शिकार हुआ है। इन्हें इसकी हवेली से जले हुए अपरेटस के अलावा कोई सबूत नहीं मिल सका, लिहाजा सारे क़यासात मुखबर की इतला पर मबनी है। किसी के गुमान में भी न होगा कि मंशियात के सौदागर इतने नाजुक और बेशकीमत मुआसलाती आलात इस्तेमाल कर रहे हैं। लिख कर रख लो कि मिठा खान की असल मसरूफियत की किसी को बनक भी न मिल सकेगी और कुछ अरसे की जद्दोजहद के बाद गैर मुल्की जासूस की खुदकशी की फाइल दाखिले दफ्तर हो जाएगी। लेकिन आप किस बिना पर इसे B1 करार दे रहे हैं? वो कदरे सुकूत के बाद हैरत से संभाला लेते हुए बोली, सिर्फ अपरेटस की यकसा साख तो इस अंदाजे का जवाब नहीं बन सकती। सिर्फ यही यकसानियत मेरे अंदाजे की बुनियाद नहीं है, इसके पसे पुश्त वाकयात का तसलसल है। ये कहकर मैं इसे मुख्तसर अल्फाज में B1 की पहली फोन कॉल से रिकॉर्ड किए हुए पैगाम तक बताता चला गया और वो मेरी राय से मुत्तफिक हो गई। वाकई वो B1 के अलावा कोई और नहीं हो सकता। वो ताइदी लहजे में बोली, लेकिन इसने आपको A2 का जो नंबर दिया था, इसका क्या रहा? आपने भी तो सिकंदर अली की ख्वाबगाह से A2 का नंबर हासिल किया था। दोनों नंबर यकसां थे। मैंने इंकशाफ किया और इसकी आंखों में तजस्सुस के साए गहरे हो गए। मैंने इसे इस फोन नंबर से मुतल्लक अपने जुमला तजर्बात सुना डाले, क्योंकि तंजीम से बाहर वही मेरी इकलौती राजदां थी। ये मामला तो हैरतनाक और नाकाबिले यकीन मालूम होता है। मेरे खामोश होने पर वो बोली, रात के 1 से 3 बजे तक वो नंबर A2 के तसर्रुफ में रहता है। बाकी वक्त में बीमार और बूढ़ी औरत कॉलें रिसीव करती है। इसका तो ये मतलब हुआ कि वो औरत इस खेल में पूरी तरह मुलव्वस है। नतीजा अखज करना इतना आसान नहीं है। मैंने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, ये मत भूलोगे, राजदारी तंजीम का बुनियादी असूल है, हर ऊपर वाला अपने मातहतों के लिए महज एक आवाज होता है। फोन नंबर के जरिए इस औरत के घर का आसानी से सुराग लगाया जा सकता है और फिर A2 को बेनकाब करना बाएं हाथ का खेल रह जाएगा। वो इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। मेरी छठी इस कह रही है कि इस नंबर की मदद से A2 तक पहुंचना इस कदर आसान नहीं हो सकता, वरना ये नंबर यूं तकसीम न किया जाता। लेकिन इस नंबर पर आप औरत के अलावा खुद A2 से बात कर चुके हैं। इसने तहय्युर ज़दा अंदाज में कहा, यही तो सारी उलझन है। मैंने सिगरेट का गहरा काश लेकर कहा, समझ में नहीं आता कि ये क्या गोरख धंधा है। वो चंद सानियों तक पुरख्याल अंदाज में खामोश रही, फिर इसकी आंखों में तेज चमक औद कर आई। शायद मैं मामले की तह तक पहुंच गई हूँ। हो सकता है कि टेलीफोन एक्सचेंज में कोई A2 से मिला हुआ हो और वो मुकर्ररा औकात में वो नंबर A2 को मुंतकिल कर देता हो। वो औरत बीमार और बूढ़ी है। इसके फरिश्तों को भी इल्म न होता होगा कि रात के 1 से 3 बजे तक इसका फोन डेड रहता है। मुकर्ररा वक्त गुजरते ही वो नंबर नॉर्मल कर दिया जाता होगा। इसकी गुफ्तगू सुनते हुए मेरा ज़हन इस नुक्ते पर सोचने लगा था। वो खामोश हुई तो मैं ज़हनी तौर पर इस तरीक़ाकार को मुस्तरद कर चुका था। ये इम्कान जरूर है, लेकिन इनकी मोहतात रवि के पेश नजर नाकाबिले अमल है, क्योंकि एक आध बार तो किसी को शुबा में डाले बगैर ऐसा किया जा सकता है। इसे रोज का मामूल नहीं बनाया जा सकता। फिर एक्सचेंज में ड्यूटियां तब्दील होती रहती हैं। इस मामूल को बरकरार रखने के लिए कई अफराद को
एतमाद में लेना पड़ेगा। फिर एक्सचेंज वाला आदमी तजस्सुस के फितरी तकाजे से मजबूर होकर A2 की कॉल्स भी सुन सकता है। इस तरह तो राजदारी का पूरा निजाम ही दरहम बरहम होकर रह जाएगा और मेरे लिए ये तस्लीम करना नामुमकिन है कि A2 बजाते खुद टेलीफोन के महकमे में मुलाजम होगा और अपनी सहूलत के लिए हर खतरा मोल लेकर कर्रा औकात में इस नंबर को औरत के घर से डिस्किंग करके एक्सचेंज में खुद सारी कॉल्स वसूल करता होगा और रक्षी को आप एक मामूली मोहरे से ज्यादा हैसियत देने को तैयार नहीं। वो तफक्कर अमेज अंदाज में बोली, लेकिन A2 इसका नाम सुनकर चौंका था। हो सकता है कि आप इसे नजरअंदाज करके गलती कर रहे हो। वो क्या, मेरा तो ख्याल है कि C1 भी इस नंबर के राज से वाकिफ ना होगा। फिर A2 से मेरी मुलाकात इस वक्त हुई जब रक्षी को होटल में छोड़े मुझे कई घंटे गुजर चुके थे। अब देखना है कि C1 इस औरत के साथ क्या सलूक करता है। मुझे तो इसे भूल जाने का हुक्म मिल ही गया है। मेरा ख्याल है कि अब वो हरगिज मेरा रुख नहीं करेगी। जरा गौर कर लें, वो शरीर लहजे में बोली, कहीं गर्दन की खराशें इसी रक्षी के नाखूनों से ना आई हो। मैं पेशकदमी करता तो वो मजाहमत की बजाय खुशी से मेरी हौसला अफजाई करती। मैंने हंसते हुए कहा, वो कल शाम टकराई थी जबकि मेरे जख्म ताजा हैं। आपने अभी तक ये नहीं बताया कि ये जख्म कैसे आए। वो संजीदा हो गई। C1 तंजीम के इंतजामी और हिफाजती शोबे का सरबराह है। इसके आदमी अक्सर मेरा ताक़ुब करते रहते हैं ताकि ये देख सके कि कोई सरकारी एजेंसी या दुश्मन का कोई आदमी मेरी राह पर न लगा हुआ हो। आज मैं ऐसे ही एक आदमी से उलझ पड़ा। वो इस वक्त भी कहीं पड़ा अपने जख्म चाट रहा होगा। ये तसादम क्यों मोल ले बैठे आप? मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था और इससे पीछा छुड़ाने की कोई सूरत नहीं थी, लिहाजा इससे भिड़ ही गया। मैंने इसकी तशवीश से लुत्फ अंदोज होते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे हवाले से तुम भी इनके किसी आदमी की निगाहों में आ जाओ। इन्होंने मुझे घर देख लिया तो किसी भी वक्त दुश्वारियां खड़ी कर सकते हैं। वो पुरएतमाद अंदाज में मुस्कुराने लगी। शायद इसे खुशी हुई थी कि कोई इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस हद तक जाने को तैयार था। कब तक मैं इनकी निगाहों से बची रहूंगी? हो सके तो मुझे भी इनकी सफ़ों में घुस जाना चाहिए। क्या ये मुमकिन नहीं कि किसी तरह मैं रक्षी की जगह इनकी तरफ से आपकी मुखबरी पर मामूर कर दी जाऊं? आइंदा ऐसा ख्याल भी दिल में न लाना। मैंने तेज निगाहों से इसे घूरते हुए कहा, वो बहुत बुरे लोग हैं। इनकी निगाहों में इंसानी लहू से आबरू तक की कोई कीमत नहीं है। रक्षी न जाने इनके हाथों कैसे चढ़ गई है, लेकिन इनके मकासद के हसूल के लिए वो घिनौने रूप में मुझसे टकराई थी। इसने इनके मफादात के लिए अपना सब कुछ दाव पर लगाया हुआ है। लेकिन जब A2 को मैंने बताया कि नशे में वो बहुत कुछ उगल गई थी तो इसका लहजा तलख और सफाकाना हो गया था। और अगर इन्होंने इसे हलाक करने का ही फैसला कर लिया, ये इसका अपना मुकद्दर होगा। मेरा ज़मीर साफ है, बस इंसानियत के नाते से थोड़ा सा मलाल जरूर होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।